हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे इस सेशन में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को कवर कर रहे हैं। आज से हम बहुत ही नया एक सेशन ये स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने सारे एक्सपीडिशन में डेज में बहुत सारी चीज़ें समझी थी कि एक वाक्य को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कौन कौन से शब्दों को कैसे कैसे इंग्लिश में बोला जा सकता है, और टेंसेस और भी बहुत सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स प्लस कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमने इंग्लिश में समझे थे जिन्हें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कुछ फ्रेजेस ऐसे समझे थे। बट आज का जो सेशन है वो कुछ अलग है, कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ नया है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग की टू वर्ड पार मतलब अपनी विकाबलरी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, शब्दकोश को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे। जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, वो इन सेशन में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। तो हम लोग मुहावरों को इन सेशन में पढ़ेंगे। तो मुहावरे जितने भी होते हैं हम यहाँ पर वन बाय वन कवर करेंगे। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ईडियम पढ़ेंगे, बल्कि हम ईडियम उसका अर्थ यहाँ पर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक सेंटेंस भी, एक वाक्य भी हम यहाँ पर बनाएंगे, सो दैट हमको समझ में आए कि इस ईडियम का किस तरह से यूज किया जा सकता है एक सेंटेंस में। दोस्तों, मुहावरों में बात करना बहुत ही अच्छा रहता है। हाँ, ये एक थोड़ा अगर आप इसमें बोलेंगे तो मुहावरे का मीनिंग सामने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में लोग ज्यादातर मुहावरों का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो मुहावरे सबको पता होते हैं। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश में भी उन मुहावरों को जान लेंगे कि इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है या उनको यूज करेंगे अपने वार्तालाप में, अपने कॉन्वर्सेशन में, तो वो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड कॉन्वर्सेशन, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा हमारा कॉन्वर्सेशन बन जाएगा। हमारी इंग्लिश वहां पर और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। साथ में जो हमारे बोलने का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट और काफी अच्छा होगा। तो आइए बात करते हैं आज इडियम्स एंड फ्रेजेस की और अपनी बातों को सुधारना शुरू करते हैं। अपने वार्तालाप को हम लोग फ्रेम करना शुरू करते हैं मुहावरों के साथ। तो चलिए अपनी वार्तालाप को हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ ही स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे होता है ना कि कभी हम कोई चीजें स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं चलो इसका श्री गणेश करते हैं, तो मतलब इनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब से हम इन इडियम्स एंड फ्रेजेस का यहाँ से श्री गणेश करते हैं, मतलब इनको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, इन दिस सेशन हम लोग क्या क्या लर्न करने वाले हैं। हम लोग उन इडियम्स को स्टार्ट करेंगे जो कि ए मतलब ए लेटर से। तो यहाँ पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। पहले हम ए बी सी डी ऐसे करके जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं उनको हम लर्न करना शुरू करेंगे। और हर एक स्लाइड में यहाँ पर हम कम से कम 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे, ठीक है। कितने इडियम्स एंड फ्रेजेस को? 50, जो कि किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ए से स्टार्ट हो रहे हैं और बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, जिसमें हम ए और बी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे। सबसे पहले ईडियम स्टार्टिंग विद ए, मतलब हम उन ईडियम्स को पढ़ेंगे जो कि स्टार्ट हो रहे हैं ए से, और ये नंबर 1 ईडियम है हमारे पास। अब ईडियम क्या है पहले ये देख लेते हैं। ईडियम है अबाउंडिंग इन। तो आपको देखना है अबाउंडिंग इन एक फ्रेज होता है, एक ईडियम होता है। पहले देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है और फिर उसी से जुड़ा एक वाक्य हम यहाँ पर समझेंगे। तो अबाउंडिंग इन मतलब किसी चीज से भरपूर। अब जैसे आप वर्ड ही देख पा रहे हैं, अबाउंडिंग इन मतलब किसी चीज से भरपूर। जब कहते हैं ना कि ये जो बात थी ये पूरी मस्ती से भरपूर थी, या कोई भी एक ऐसी चीज जो जैसे ये जो उत्साह था पूरी उम्मीदों से भरपूर था, पूरे मस्ती से भरपूर था। जब कोई बात होती है जो किसी मस्ती से या किसी भी चीज से जो भरपूर हो, किसी चीज से या कोई भी चीज किसी चीज से भरपूर हो, तो उसके लिए हम लोग फ्रेज यूज करते हैं अबाउंडिंग इन। तो आइए देखते हैं कि इसका एक वाक्य कैसे बना सकते हैं। सी अबाउंड्स इन ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, मतलब ये जो सी है इसमें हर तरह का एक जानवर है। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट ईडियम क्या है? अबव ऑल। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सबसे ऊपर, मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई मैं इस चीज को भी महत्व देती हूँ, इस चीज को भी महत्व देती हूँ, लेकिन सबसे ऊपर मैं अपनी फैमिली को महत्व देती हूँ, है ना। तो अबव ऑल मतलब सबसे पहले। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मुख्यतः या फिर खासकर, है ना। जब हम बोलते हैं ना खासकर, मुख्यतः मतलब मुख्य रूप से, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं सबसे ऊपर, मुख्य रूप से। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लाइफ में सब कुछ जरूरी है, घूमना फिरना, खेलना कूदना और सारे फ्रेंडशिप वगैरह भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जरूरी होती है अपनी फैमिली, है ना। तो हम लोग कहते हैं अबव ऑल, है ना। तो इस तरह से हम लोग अबव ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस अबव ऑल डोंट मेंशन दिस टू हरी। सबसे पहली बात मुख्य रूप से, खासकर इसको
हरी को मत बताना। तो अब यहाँ पर हमने क्या कहा, अबव ऑल मतलब खासकर इसे हरी को मत बताना, मतलब हम स्पेशली किसी के लिए बात कर रहे हैं कि भाई ये बात इनको मत बताना। तो सबसे ऊपर मतलब इस बात को आपको प्रायोरिटी पे रखना है ना। तो जिस चीज को आप प्रायोरिटी पे रखते हैं खासकर, मतलब ये चीज स्पेशल होनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए स्पेशली ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग अबव ऑल का प्रयोग करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस, ये इस तरह के फ्रेजेस ऐसे हैं जो आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें करने चाहिए सो दैट हमारी कम्युनिकेशन, हमारा कॉन्वर्सेशन और भी अच्छा हो सके। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की ओर। अब यहाँ पर ईडियम देखते हैं क्या है। यहाँ पर ईडियम है अब्रेस्ट विद। ओके, तो अब्रेस्ट विद का मतलब होता है जानकारी रखना। जब हम किसी चीज की जानकारी रखते हैं कि हाँ हम इस चीज के बारे में जानकारी रखते हैं, या हम यहाँ पर अपने हर एक एम्प्लॉइज की जानकारी रखते हैं, तो अब्रेस्ट विद मतलब हर चीज की नॉलेज होना, है ना, या किसी भी चीज की जानकारी रखना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं he keeps himself abreast with the latest developments in the world of science। मतलब उसको इंटरेस्ट है डेवलपमेंट्स में, अचीवमेंट्स में, तो वो अपने आप को नॉलेज, अपने साथ नॉलेज रखता है, मतलब पूरी जानकारी रखता है किसकी, जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होते रहते हैं इन वर्ल्ड ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान के रूप में जितने आविष्कार होते रहते हैं वो उनकी अच्छे से जानकारी अपने पास रखता है। जैसे कुछ लोगों को दिलचस्पी होगी कार्स में, तो वो कार्स के बारे में अपनी जानकारी रखते हैं। कुछ लोगों को मोबाइल्स के बारे में होगी तो वो उनके बारे में अपनी जानकारी रखते हैं। घर में हम लोगों को हो सकता है खाने पीने में हो, तो हम खाने पीने की हर चीज के बारे में जानकारी रखते हैं। तो जिसके बारे में हम जानकारी रखते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अब्रेस्ट विद। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की ओर। तो इनको अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करना जरूर शुरू कर दें। अब यहाँ पर ईडियम है एब्सेंट माइंडेड पर्सन। अब देखिए किसकी बात हो रही है, माइंड मतलब जो दिमाग की बात हो रही है, और एब्सेंट मतलब जो ना हो, है ना। तो एब्सेंट माइंडेड पर्सन मतलब उस वक्त शायद वो फिजिकली तो प्रेजेंट हो लेकिन वैसे वो एब्सेंट हो। तो एब्सेंट माइंडेड पर्सन को यहाँ से कहा जाता है असावधान व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति सावधान ना हो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग क्लास के अंदर हैं, टीचर पढ़ा रही है, हम वहीं पर बैठे हुए हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है। हम घर में हैं, हमसे कुछ बातें की जा रही हैं, हम लोग बातें सुन तो रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और है, तो वो होता है एब्सेंट माइंडेड, मतलब असावधान, मतलब सावधान ना होना। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं जो केयरलेस पर्सन हो, उसके लिए हम लोग एब्सेंट माइंडेड पर्सन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं आवर प्रोफेसर इज अ वेरी एब्सेंट माइंडेड पर्सन, मतलब वो पढ़ा रहे होते हैं लेकिन कहीं और उनका दिमाग चला जाता है। तो ऐसा टीचर्स और स्टूडेंट्स किसी के भी साथ हो सकता है। यानी यहाँ पर प्रोफेसर की बात की जा रही है, तो प्रोफेसर कैसे हैं, एब्सेंट माइंडेड पर्सन है। ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की ओर। तो अब ये ईडियम क्या है, ईडियम है हमारा एक्सेसरी टू। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एक्सेसरी टू। ठीक है, अब आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सेसरीज। एक्सेसरीज मतलब जो भी चीजें सहायक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं मोबाइल की एक्सेसरीज, है ना, या फिर जैसे मोबाइल की एक्सेसरीज क्या होती हैं, उसके चार्जर है, बैटरी है, हेडफोन्स हैं, दे आर एक्सेसरीज। ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि हमारे हेयर की एक्सेसरीज, तो अगर मान लीजिए पिन की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई और जो हमारे बालों को ऑर्नेट करने के लिए काम आ सके, जो फ्लावर्स होते हैं, बीड्स होते हैं, वो क्या है, एक्सेसरीज हैं। अब एक्सेसरीज हमारे लिए क्या हो सकती हैं, जैसे ईयर हैं, रिंग्स हैं, तो ये क्या होती हैं, एक्सेसरीज होती हैं, है ना। तो एक्सेसरी मतलब जो भी चीज सहायक रूप में काम करे। ठीक है, तो अब एक्सेसरी टू का मतलब क्या हुआ, एक्सेसरी टू का मतलब होता है सहायक। तो अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए सहायक है, मतलब सपोर्टर है या उसको असिस्ट करता है, तो वो होता है एक्सेसरी टू, है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं द मैन वॉज एक्सेसरी टू द क्राइम, मतलब वो क्राइम में क्या था, एक्सेसरी था, मतलब सहायक था। मतलब उसने क्राइम भले ना किया लेकिन वो उसमें भी सहायक है, मतलब सहायक है, सहायता की है, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने सहायता की है उस क्राइम के अंदर, या जो भी क्राइम कमिट हुआ है उसमें वो एक सहायक का किरदार निभा रहा था। ठीक है, तो एक्सेसरी टू। अब आप इस वर्ड को, इस ईडियम को जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर यूज कर रहे हैं, आपने यहाँ से अर्थ जान लिया। अब आप इसको अपनी वार्तालाप में किसी भी रूप में, आप अगर आज किसी व्यक्ति को देखें जो किसी की सहायता कर रहा है किसी चीज के लिए, तो आप उसे एक्सेसरी टू बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती हैं और आप उनकी मदद करते हैं, या कोई और लेडी है, जैसे घर की कोई लेडी है या फिर कोई सर्वेंट है जो उनकी मदद करती हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं शी इज एन एक्सेसरी टू माई मदर इन कुकिंग। ओके, और आई बिकेम एन एक्सेसरी टू माई मदर इन कुकिंग, और आई
आई वॉज एन एक्सेसरी टू माई मदर इन कुकिंग। ठीक है, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेसरी टू का हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब सहायक शब्द जहां भी यूज करना हो वहां पे एक्सेसरी टू यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इडियम देखते हैं, अफेक्ट इग्नोरेंस। ये भी एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, मतलब एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कुछ पता ना होने का दिखावा करना। अब अफेक्ट इग्नोरेंस, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को बातें तो पता होती हैं लेकिन वो छिपा रहे होते हैं, जैसे ऐसा दिखावा कर रहे होते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है ना, तो वो होता है अफेक्ट इग्नोरेंस। तो इसका सेंटेंस लिख लेते हैं, यू कैन नॉट अफेक्ट इग्नोरेंस ऑफ द लॉ एंड एस्केप पनिशमेंट। तो आप ये नहीं दिखा सकते कि आपको लॉ पता ही नहीं था और आप पनिशमेंट से बच जाएंगे। ओके, तो यू कैन नॉट अफेक्ट इग्नोरेंस। अफेक्ट इग्नोरेंस मतलब जानकारी होते हुए भी कुछ ना पता होने का दावा करना या दिखावा करना। ठीक है, तो अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले या आप खुद किसी चीज का ऐसा दिखावा करें, ऐसा शो करें जैसे आपको कुछ नहीं पता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको पता है कि सामने, मतलब हमारे सामने मम्मी है या घर का कोई भी रिलेटिव है, वो दुखी है लेकिन वो दिखावा कर रहा होता है कि वो दुखी नहीं है, या फिर वो आपके दुख से दुखी है और दिखावा कर रहा है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, तो वो भी अफेक्ट इग्नोरेंस में आ जाएगा। तो आप इस वर्ड का, इस ईडियम का अब उन जगहों पर भी यूज कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए कि जितने भी इस तरह के ईडियम्स आप सीख रहे हैं, आप इनको लर्न कीजिए और इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करना शुरू कीजिए, अपने प्रैक्टिकल वाक्यों में यूज करना शुरू कीजिए। इनफैक्ट 1 से 10 बार कम से कम यूज कीजिए, आपको उस ईडियम का भली भांति मीनिंग याद हो जाएगा और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो और भी बेटर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की ओर। अब हमारे पास ईडियम है अगेस्ट एट। अगेस्ट का मतलब होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा शॉक लग जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। तो इसका मीनिंग होता है हक्का बक्का होना, है ना, एकदम हक्का बक्का रह जाना। कुछ चीज हमने देखी, एकदम हक्के बक्के रह गए, चौंक गए एकदम, है ना। तो इसका सेंटेंस हम लिख सकते हैं, एज शी एंटर्ड द हॉस्पिटल शी लुक्ड अगेस्ट एट द बेड ऑफ द वुंडेड। तो जैसे ही उसने वुंडेड की तरफ देखा, जख्मी की तरफ देखा, वो बिल्कुल एकदम हक्की बक्की रह गई कि ये क्या हो गया? इतना इतना खतरनाक उसने किसी जख्म को देख लिया। तो हक्का बक्का रह जाना। अब इस शब्द का या इस फ्रेज का या इस ईडियम, इस मुहावरे का प्रयोग आप और जगह पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप किसी ड्रेस के प्राइस को देखकर हक्के बक्के रह गए या कुछ भी ऐसा होता है, तो आप जिससे हक्के बक्के रह जाएं तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर ईडियम क्या है अब हमारे पास, एग्रीएबल टू। एग्री मतलब किसी से एग्री करना, तो एग्रीएबल टू मतलब ये किसी के बात मानने लायक है या किसी से एग्री करने के लायक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पसंद होना, अनुकूल होना। मतलब अगर कोई चीज किसी के अनुकूल है या उसको पसंद है तो ऑब्वियसली वो उसके लिए मान ही जाएगा। तो किसी को कोई चीज पसंद होना या अनुकूल होना, तब हम उसे एग्रीएबल टू बोल सकते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा, ही बीइंग वेरी फजी द प्लान वाज नॉट एग्रीएबल टू हिज विशेस। वो इतना फसी, मतलब इतना इस तरह का पर्सन है जो किसी भी चीज से एकदम प्रभावित नहीं हो जाता। आप उसे बोल सकते हैं नखरे वाला। वो इतने नखरे वाला है, मतलब उसके इतने नखरे हैं कि जो प्लान था वो उसको एग्रीएबल नहीं था, क्योंकि वो उसकी विशेस के अनुसार नहीं था, उसको एग्रीएबल नहीं था, क्योंकि वो इतना ज्यादा फसी इंसान है कि वो किसी बात से मान ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ही बीइंग वेरी फजी द प्लान वाज नॉट एग्रीएबल टू हिज विशेस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की ओर। अब यहाँ पर ईडियम क्या है भाई, अलाइव टू। तो हम अलाइव टू का मीनिंग समझते हैं कि क्या होगा। अलाइव टू मतलब किसी की जानकारी रखना। ठीक है, तो अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक ईडियम पढ़ा था, उसका मीनिंग भी था अब्रेस्ट विद का जानकारी रखना, और इसका मतलब भी यही है, जानकारी रखना। मतलब आप अलाइव टू या अब्रेस्ट विद दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी चीज के लिए सचेत रहना। तो ये हो जाएगा, ही इज नॉट ऑल अलाइव टू द करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो वो बिल्कुल पूरी तरह से वो जानकारी नहीं रखे हुए है या सचेत नहीं है करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की ओर। नेक्स्ट ईडियम है हमारा ऑल एट वंस। तो इसका मीनिंग हो जाएगा अचानक। तो ऑल एट मीन्स मतलब सडनली, अचानक। ओके, तो सेंटेंस हो जाएगा, ऑल एट वंस द स्काई बिकेम डार्क एंड इट बिगेन टू रेन। तो एकदम, कहते हैं ना हम, एकदम अचानक से जो स्काई था वो डार्क हो गया, घटा छा गई और बारिश होने लगी। तो कहते हैं ना कोई चीज अचानक से होना, है ना। जैसे सब कुछ मौसम सुबह से बिल्कुल साफ था, अचानक से बारिश होनी शुरू हो गई। तो अचानक से, तो जो चीज सडनली हो जाए, एकदम हो जाए, जैसे मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ था, अचानक उसके दर्द होने लगा, है ना। तो ये क्या हो जाता है, ऑल एट वंस, मतलब सडनली। तो जब भी आपको बोलना हो अचानक से, एकदम से, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑल एट वंस। सडनली का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फ्रेजल फॉर्म में हम लोग ऑल एट वंस का प्रयोग करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑल मूनशाइन। अब देखिए मूनशाइन मतलब चांद की रोशनी, लेकिन यहाँ पर मूनशाइन का मतलब क्या है कि जो जैसे आप देखते हैं कि मून जो होता है वो अपनी शाइन उसकी कुछ नहीं होती, वो सन से रिफ्लेक्ट करता है लाइट और उसको देता है। तो मूनशाइन मतलब मून की तो अपनी कोई शाइन ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें रोशनी बहुत होती है, और वो रोशनी किससे ली हुई है? सूरज से ली हुई है ना। मतलब अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो सूरज ही तो है जो चमकता है। तो ऑल मूनशाइन मतलब जितना भी है वो मनगढ़ंत है ना। वो सच नहीं है, जो हमको दिख रहा है वो सच नहीं है। तो उसी से आप लर्न कर सकते हैं कि ऑल मूनशाइन का मतलब होता है बिल्कुल झूठ या फिर मनगढ़ंत। ठीक है, कहते हैं ना आप बस मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं, दैट इज ऑल मूनशाइन। तो आप बोल सकते हैं व्हाट यू आर सेइंग इज ऑल मूनशाइन। तो अब जब भी आपको इस तरह से बोलना हो ना किसी को कि सब मनगढ़ंत है, तो आप बोल सकते हैं ऑल मूनशाइन। ओके, कहते हैं ना जैसे आप बस फेक रहे हैं, ये ऐसा कुछ है नहीं, ये सब झूठ है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं ऑल मूनशाइन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट इडियम की ओर। अब नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑल ऑफ अ सडन। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था एकदम अचानक, ऐसे ही ऑल ऑफ अ सडन है। इसका मतलब भी होता है अचानक, मतलब ऑल एट वंस और ऑल ऑफ अ सडन एक जैसे ही इडियम है। हम बोल सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्स ऑफ द रूम स्टार्टेड शेकिंग। एकदम अचानक से जो वॉल्स है रूम की उनको वो शेक होने लगी। हो सकता है अर्थक्वेक आ रहा हो, इसलिए वो शेक होने लगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक से। तो ऑल एट वंस, ऑल ऑफ अ सडन, दोनों का अर्थ एक है और दोनों को आप अपने सेंटेंसेस में वहां यूज कर सकते हैं, अपने वार्तालाप में, जहां पर भी आपको अचानक शब्द की रिक्वायरमेंट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। अब यहाँ पर इडियम है हमारे पास ऑल द सेम। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं फिर भी। जैसे हम बोलते हैं ना कि ठीक है ये सब हो गया, फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। तो फिर भी ऑल द सेम मतलब फिर भी। तो ऑल द सेम का मतलब ये नहीं कि एक जैसा होना चाहिए, नहीं, ऑल द सेम मतलब फिर भी ये नहीं होना चाहिए था। तो आपको ये याद रखना है। इसको ईडियम्स में जो वर्ड लिखे होते हैं जरूरी नहीं है कि उसका अर्थ उसी के जैसा हो, थोड़ा सा उससे विपरीत या उससे बिल्कुल ही चेंज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना होगा। तो although your arguments appear convincing, all the same it will not happen। मैंने कहा जैसे ये कह रहे हैं कि आपके जो एग्रीमेंट हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कन्विंसिंग, मतलब हमको प्रभावित करने योग्य लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता। ओके, या फिर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑल द सेम मतलब फिर भी, तो एक तरह से कॉन्ट्रोडिक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ईडियम क्या है भाई? एनिमल स्पिरिट्स। तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है जोशीली प्रकृति। जैसे आपने देखा होगा ना एनिमल्स कैसे होते हैं, एकदम जोशीले होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा अपने अंदर एक क्योंकि आप कह सकते हैं जैसे मान लीजिए मंकी है या कोई भी है, तो वो एकदम जोश में रहते हैं, खेलते कूदते इधर उधर उछलते रहते हैं। तो जोशीली स्पिरिट उनके अंदर होती है कि वो एकदम से वॉर करने में लगे रहते हैं, है ना। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? जोशीली प्रकृति, स्पिरिट्स। यंग चिल्ड्रन आर बाय नेचर फुल ऑफ एनिमल स्पिरिट्स, है ना, मतलब बिल्कुल एकदम शैतान शरारती टाइप के होते हैं, बिल्कुल एनिमल स्पिरिट्स जैसे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो इसका मीनिंग होता है झगड़े का परिणाम या कारण। तो हम कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, मतलब लड़ाई की जड़ है, जैसे हम बोल सकते हैं झगड़े की जड़ है ना। तो आपने सुना होगा कई बार बोलते हुए झगड़े की जड़, झगड़े की लड़ाई, लड़ाई की जड़, इस तरह से बोलते हैं। तो वो होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसको बोलते हैं एवर सिंस देयर फादर्स डेथ this property has been an apple of discord between the two brothers। ओके, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, जब से उनके फादर की डेथ हुई है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उनके लिए लड़ाई की जड़ बन चुकी है। ठीक है, दोनों भाइयों के लिए। अब इस इडियम स्टार्टिंग कौन सा इडियम है? एप्पल्स ऑफ वन आई, सॉरी एप्पल ऑफ वंस आई। अभी हमने पढ़ा था एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, और अब हम क्या कह रहे हैं? एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब आंखों का तारा। जैसे हम कहते हैं ना जो हमारे लिए बहुत प्रिय है, तो होता है एप्पल ऑफ वंस आई। तो ये हो जाता है बहुत प्रिय, जिसे हिंदी में बोला जाता है आंखों का तारा, है ना। तो ऐसे ही होता है एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, तो जो बहुत प्रिय हो, हिज लवली लिटिल डॉटर इज एप्पल ऑफ हिज आई। वो उसके आई मतलब अपने आंख की तारा है, मतलब एप्पल है आई का। ओके, अब इडियम क्या है? आस्क फॉर समथिंग। तो इसका मतलब है कि आपने पूछकर ही भूल कर दी, मतलब नुकसान या खतरा मोल ले लेना। तो आस्क फॉर समथिंग। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा नाउ, मतलब सेंटेंस हो जाएगा नाउ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द कट इन योर सैलरी, यू हैड आस्क्ड फॉर इट बाय रेगुलरली कमिंग लेट। ओके, मतलब आपने ये सब अपना नुकसान तभी किया है जब आप रोज लेट आए हैं। अब आ जाते हैं ईडियम। ईडियम नेक्स्ट ईडियम है एट ऑल। इसका मीनिंग हो जाता है थोड़ा सा भी।
तो ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट हैव एनी मनी एट ऑल। एनी एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एट डैगरस्टोन इसका मतलब होता है दुश्मनी होना। तो वंस अपॉन अ टाइम दे वर फ्रेंड्स बट नाउ दे आर एट डैगरस्टोन ओवर द इशू ऑफ मनी। देखिए डैगर्स हम बोलते हैं चाकू को, बेसिकली जो चाकू होता है बड़ा सा, तो उसके लिए डैगर का प्रयोग किया जाता है। तो डैगरस्टोन मतलब बिल्कुल चाकू की नोक पर है, मतलब दुश्मनी है दोनों की एक दूसरे से, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं ईडियम है हमारे पास नेक्स्ट, एट लार्ज। तो इसका मीनिंग हो जाता है बंधन मुक्त रहना या फिर पकड़ना जाना, ठीक है, पकड़ाना जाना। बंधन मुक्त रहना या फिर पकड़ाना जाना, मतलब बंधन मुक्त का मतलब है जिसे कभी पकड़ा ना जा सके। तो एट लार्ज की मतलब बिल्कुल खुले हैं, वो अभी बिल्कुल भी पकड़े नहीं गए हैं, ठीक है। तो अ कॉन्विक्ट हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन लास्ट मंथ इज स्टिल एट लार्ज, मतलब वो अभी भी बंधन में नहीं आया है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि द रॉबर्स आर स्टिल एट लार्ज, मतलब वो अभी भी बंधन में नहीं आए हैं। तो एट लार्ज का मतलब होता है कि बंधन मुक्त रहना या पकड़े ना जाना, तो उसको बोला जाता है एट लार्ज। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट ईडियम की ओर, और नेक्स्ट ईडियम है हमारा एट वंस, मतलब बिल्कुल एकदम, ठीक है, तुरंत। एट वंस मतलब एकदम, तुरंत। The boss was furious over secretary's mistake and asked him to come to his room at once. तो क्योंकि जो बॉस है वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस है सेक्रेटरी की मिस्टेक को लेकर, बहुत ज्यादा आग बबूला है। फ्यूरियस मतलब आग बबूला है, और उसने फौरन सेक्रेटरी से कहा कि अभी के अभी रूम में आओ। तो अभी के अभी मतलब तुरंत। तो एट वंस का मतलब होता है तुरंत। मैंने कहा उसने ये काम तुरंत कर दिया, तो एट वंस ही डिड दैट एट वंस। एट वंस मतलब एकदम, तुरंत कर देना, मुंह से निकलते ही, ठीक है। ईडियम क्या है भैया, एट द 11th आवर, ओके। तो अंतिम क्षण पर, मतलब एंड मौके पर, जैसे हम बोलते हैं ना एंड मौके पर, मतलब बिल्कुल अंतिम क्षण पर। तो जो काम एकदम लास्ट टाइम पर हो, लास्ट मोमेंट पर हो, तो जैसे कहते हैं ना लास्ट मोमेंट पर, तो वो होता है अंतिम क्षण पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, अंतिम क्षण पर मतलब बिल्कुल एंड मौके पर, ठीक है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, ठीक है। तो ये सेंटेंस इसका देख लेते हैं एक बार। द मॉब वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। मॉब मतलब जो भीड़ थी, मतलब गुस्साई हुई भीड़, उसके लिए हम मॉब वर्ड का प्रयोग करते हैं। बट एट द 11th आवर द पुलिस अराइव्ड एंड अवर्टेड अ राइट, मतलब लास्ट मोमेंट पर एकदम पुलिस आ गई और अवर्टेड अ राइट, मतलब उन्होंने जो राइट है, जो झगड़ा है, उसको खत्म कर दिया या मोड़ दिया, मतलब झगड़ा हुआ ही नहीं, है ना, टाल दिया झगड़ा होने से। अब नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास एट टाइम्स। तो कभी कभी, तो हम बोल सकते हैं एट टाइम्स शी फील्स अ लिटिल बेटर बट देन अगेन रिलैप्सेस इनटू हर ओल्ड कंडीशन, मतलब वो बिल्कुल फिर से अपनी पुरानी कंडीशन में चली जाती है। हाँ, कभी कभी वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, लिटिल बेटर मतलब उसको अच्छे से अच्छा फील होता है, ठीक है। ईडियम अवेयर ऑफ मतलब किस चीज के बारे में सावधान रहना, जानकारी होना। तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज इंटेंशंस, मुझे उसकी इंटेंशंस की जानकारी नहीं थी। बैक आउट ऑफ, अब यहां से जो स्टार्ट हो रहे हैं ईडियम वो कौन से हो रहे हैं, जो कि बी, मतलब लेटर बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला है बैक आउट ऑफ। इसका मीनिंग हो जाता है दिए हुए वचन से मुकर जाना, मतलब पीछे हट जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस ही हैड गिवन मी। तो अब जब भी आप देखें कि कोई भी अगर अपने प्रॉमिस से पीछे हट जाता है, तो आप उसके लिए बैक्ड आउट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं कि ही बैक्ड आउट ऑफ गिफ्टिंग मी द फोन, और ही बैक्ड आउट ऑफ द प्रॉमिस ही हैड गिवन मी। तो इस तरह के जो, और ही हैड मेड टू मी, तो इस तरह के जो अपने वचनों से जो पीछे हट जाए, दैट इज बैक आउट ऑफ। नाउ बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, तो इसका मीनिंग हो जाता है छुपा या नाजायज प्रभाव। तो हम बोल सकते हैं ही मैनेज्ड टू गेट द जॉब थ्रू बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, मतलब जो उसके कुछ ऐसे सोर्सेस थे, जो पीछे के सोर्सेस थे, मतलब जो कंपनी में हो सकता है उनके कुछ सोर्सेज हों, तो उनसे उनको जॉब मिली है। तो वहां पर हम लिख सकते हैं ही मैनेज्ड टू गेट द जॉब थ्रू बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, ओके। फिर इडियम है आपके पास बैड ब्लड, जिसका अर्थ होता है दुश्मनी। जैसे बैड ब्लड आप नाम से ही समझ गए होंगे कि दुश्मनी की बात हो रही है। देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन द टू नेबर्स, मतलब उन दोनों के बीच में गहरी दुश्मनी है, दोनों पड़ोसियों के बीच में। अब ईडियम है हमारे पास नेक्स्ट बी अ पार्टी टू समथिंग। तो इसका मतलब हो जाएगा पक्ष लेना। पार्टी मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप तो हमारी पार्टी में हैं, पार्टी मतलब किसी का पक्ष लेना या सहमत होना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सेंटेंस बनेगा आई डिसएग्री विद योर प्रपोजल्स सो आई वोंट बी अ पार्टी टू दिस एग्रीमेंट, मतलब मुझे आपका प्रपोजल स्वीकार नहीं है, इसलिए मैं तो इसमें शामिल नहीं होने वाली, इस आपकी पार्टी में शामिल मैं नहीं होने वाली। अब ईडियम है नेक्स्ट बी ऑल ईयर्स, मतलब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, टू लिसन टू अटेंटिवली।
तो द चिल्ड्रन वर ऑल ईयर्स एज अ बिगैन टू टेल द स्टोरी ऑफ अली बाबा। तो जैसे ही मैं अली बाबा की स्टोरी सुनाने लगी तो लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। अब जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि बी ऑल ईयर्स मतलब ध्यान से सुनिए जो बोला जा रहा है, तो ये बी ऑल ईयर्स मतलब बहुत ध्यान से सुनिए। ओके, बी बिसाइड वन सेल्फ। बी बिसाइड, बिसाइड मतलब बराबर में, एक के। तो भावना से बेकाबू होना, इसका अर्थ क्या होता है? भावना से बेकाबू होना। तो शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ विद ग्रीफ व्हेन शी हर्ड अबाउट हर सन्स डेथ। नेक्स्ट आ जाता है बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ऐसे कहते हैं ना कि तुम तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हो अपने मुंह में। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर हो स्टार्टिंग से ही, मतलब उसका जन्म किसी बहुत एक ऐसे घराने में हुआ हो जो बहुत अमीर हैं, तो उसके लिए हम इस फ्रेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ होता है अत्यंत धनवान होना। जिसे सेंटेंस में हम लिख सकते हैं पंडित नेहरू वॉज बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। फिर इडियम है बी बाउंड टू। तो इसको बोल सकते हैं निश्चित रूप से। बी बाउंड टू मतलब निश्चित रूप से। तो इसका आंसर हो सकता है वी आर बाउंड टू बी लेट इफ यू डोंट हरी। ओके, बाउंड टू मतलब निश्चित रूप से हम लोग लेट हो जाएंगे अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो। ईडीएम है अब बी बाउंड फॉर। अब देखिए वो था बी बाउंड टू और ये है बी बाउंड फॉर, तो दोनों में डिफरेंस है। इसका मीनिंग है किसी निश्चित स्थान को जाना, वो है निश्चित रूप से और ये है निश्चित स्थान को जाना। तो दिस शिप इज बाउंड फॉर लंदन, मतलब ये बाउंड है लंदन के लिए ही। बी इल एट ईज, तो हो जाएगा परेशान होना। इल एट ईज मतलब सही नहीं रहना, कंफर्टेबल नहीं रहना, सब इल हो जाना, तो परेशान होना किसी चीज से। द होल नाइट मॉस्किटोज केप्ट ऑन बाइटिंग हिम एंड ही वाज क्वाइट इल एट ईज। इडियम है बी इन द वे। तो इसका मीनिंग हो जाएगा रास्ता रोकना। सेंटेंस होगा इज दिस चेयर इन योर वे। क्या ये चेयर आपका रास्ता रोक रही है। इडियम है बी नो मोर। इसका मतलब हो जाता है मर जाना। सिंस हर हस्बैंड इज नो मोर शी फील्स क्वाइट लॉस्ट। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, नो मोर, ही इज नो मोर, शी इज नो मोर, लाइक दैट। इडियम है बी ऑफ। इसका मतलब है चले या निकल जाना। तो आई वॉज टायर्ड ऑफ दिस ऑफ हिज चैटरिंग एंड आस्क्ड हिम टू बी ऑफ। बी ऑफ मतलब निकल जाना, मतलब वहां से चले जाना। इडियम है बी आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसका मतलब है असंभव होना। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ओके, इडियम है बी अंडर एज, मतलब नाबालिग होना। तो अंडर एज का मतलब 18 साल से कम उम्र होना। या फिर यू कैन नॉट वोट एज यू आर अंडर एज। या फिर अंडर एज को आप इस तरह से भी प्रयोग में ला सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी होती है, मतलब जिस एज की हमको रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी एज उससे कम है तो आप अंडर एज हैं। मतलब सपोज कीजिए कि कोई कंपटीशन है जिसमें 30 ईयर्स वाले लोग ही हिस्सा ले सकते हैं एंड यू आर 25, तो यू आर अंडर एज। ओके, मतलब आप रिक्वायर्ड एज का जो क्राइटेरिया है उस पैटर्न को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बी अप समथिंग। तो इसका मतलब होता है कोई योजना बनाने में व्यस्त रहना। दीज बॉयज हैव सस्पिशियस मोमेंट्स, आई एम श्योर दे आर अप टू समथिंग। मतलब इनके मन में कुछ तो चल रहा है, कोई योजना बनाने में व्यस्त रहना। इडियम है बी वेल ऑफ। इसका मतलब होता है धनवान होना। सेंटेंस है दे ओन अ हाउस एंड अ कार सो दे सर्टेनली आर वेल ऑफ। बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। इसका मतलब होता है बहुत कीमती होना, मतलब उसकी जो कीमत है वो सोने में है। तो हम कहते हैं ना उसकी कीमत सोने में है, सोने में तोली जाती है, मतलब वो बहुत कीमती है। तो इन द डेजर्ट अ बॉटल ऑफ वाटर इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। ओके, कि अगर आप डेजर्ट रेगिस्तान की बात करेंगे तो एक बोतल पानी भी सोने के बराबर है, सोने के मूल्य के बराबर। इडियम बियर डाउन अपॉन। तो इसका अर्थ होता है हमला करना, युद्धपोत का। तो इसका आंसर हो जाएगा और वॉरशिप बोर डाउन अपॉन द एनिमी कॉन्वॉय। ओके, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारी जो वॉरशिप है उन्होंने हमला कर दिया एनिमी कॉन्वॉय पे। बीस्ट ऑफ बर्डन। तो इसको हम बोल सकते हैं सामान ढोने वाला जानवर। अब आप जानते हैं जो म्यूल्स हैं, हॉर्सेस हैं, डोंकी हैं, ये सब सामान ढोने वाले जानवर हैं। तो बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब वो सामान ढोने वाले लोग हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं म्यूल्स आर यूज्ड एज बीस्ट्स ऑफ बर्डन बाय द इंडियन आर्मी। ओके, तो म्यूल्स वहां पर यूज किए जाते हैं, खच्चर जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में। इडियम है बीस्ट ऑफ प्रे। प्रे मतलब शिकार, PREY प्रे होता है शिकार। तो हम बोल सकते हैं शिकार करने वाला जानवर। तो अ टाइगर इज द बीस्ट ऑफ प्रे। बीट अबाउट द बुश मतलब आप सिर्फ घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं, मुद्दे की बात पर नहीं आ रहे। तो इधर उधर की बातें करना, मुद्दे की बात पर नहीं आना। तो कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, मतलब मुद्दे पर आओ, इधर उधर मत घुमाओ, है ना। तो इधर उधर घुमाना मतलब बीट अबाउट द बुश।
अब आता है बैक एंड कॉल, तो इसका मतलब होता है बुलाने पर हाजिर होना, मतलब जैसे बुलाया जाए एकदम हाजिर हो जाओ। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी एट योर बैक एंड कॉल एवरी टाइम, तो आप मुझसे उम्मीद नहीं कर सकते कि आप जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊँ, है ना। तो दैट इज नॉट लाइक, मतलब ये इस ईडियम का मतलब होता है बैक एंड कॉल। तो बैक एंड कॉल मतलब जैसे ही बुलाया जाए आप हाजिर हो जाएं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई आप बस एक कॉल कर देना फौरन हाजिर हो जाएंगे, तो वी विल बी बैक एंड कॉल, मतलब आप सिर्फ बुलाओ और हम हाजिर हो जाएंगे। आपने पुकारा और हम चले आए, तो दैट इज लाइक बैक एंड कॉल। ओके। इसके बाद आ जाता है ईडीएम हमारे पास बेड ऑफ रोजेस। अब रोजेस मतलब फूलों का बेड है ना। तो गुलाब का बेड है मतलब बहुत कंफर्टेबल है, सुख चैन की अवस्था है। तो लाइफ इज नो बेड ऑफ रोजेस, तो भाई लाइफ जो है वो बिल्कुल भी बेड ऑफ रोजेस नहीं होती है। अब ईडीएम है बेगर डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है वर्णन करने के परे होना, मतलब जब आप किसी चीज का वर्णन ही ना कर पाए या वो इस उसका वर्णन ही ना किया जा सके, तो दैट इज बेगर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हो जाएगा हर ब्यूटी बेगर डिस्क्रिप्शन, मतलब वो उसकी सुंदरता डिस्क्राइब करने योग्य नहीं है, मतलब वो इतनी सुंदर है कि वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड मतलब पीछे, तो सीन्स के पीछे, छुप के। तो द लीडर्स हैड बीन डिस्कसिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर लॉन्ग एंड फाइनली दे अराइव्ड एट एन एग्रीमेंट, मतलब वो सारी चीजें जो भी सीन्स छुप के उसके पीछे बात कर रहे थे और फिर वो एक एग्रीमेंट पे आ गए। तो आई होप कि सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अब आपका काम है इनको लर्न करना और अपने कॉन्वर्सेशन में ज्यादा से ज्यादा यूज करना, सो दैट आप इनकी अच्छे से भली बात इनकी प्रैक्टिस कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू यू।